नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे खरपतवार विज्ञान पार्ट 3। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, हमने हमारे खरपतवार विज्ञान से संबंधित चैप्टर में पहले पढ़ा था खरपतवार कहते किसे, इसका वर्गीकरण क्या होता है, इसकी कई विशेषताओं के बारे में, इसके प्रजनन के बारे में और अन्य कई चीज़ों के बारे में हमने हमारे पुराने चैप्टर्स में पढ़ा। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं खरपतवारों से होने वाले जो लाभ एवं हानियां हैं उनके बारे में। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अभी खरपतवारों से होने वाले कुछ लाभ। खरपतवार हमेशा किसानों को हानि तो पहुँचाती है लेकिन कुछ लाभ भी पहुँचाती है। वह लाभ देखिए क्या है। नंबर 1, खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होती है। खरपतवार यदि किसी स्थान पर उगी हुई है अकृषित क्षेत्रों में, तो खरपतवार उस स्थान की मृदा के अपरदन को, मिट्टी के कटाव को अपनी जड़ों की सहायता से रोकने का कार्य करती है, जिससे उस स्थान पर पाए जाने वाली मृदा के जो उपजाऊ कण हैं वो अपने मूल स्थान पर ही बने रहते हैं और दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। साथ ही खरपतवार मृदा सुधारक का कार्य भी करती है। खरपतवार किसी स्थान की मृदा पर उगने वाली दलहनी कुल की खरपतवार है। हम यहां पर सभी खरपतवारों की बात नहीं कर रहे हैं, दलहनी कुल की खरपतवार है, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से जैसे अन्य कुछ खरपतवार भी जैसे सेंजी है, सत्यानाशी है। यह यदि हम इन खरपतवारों को उसी खेत की मृदा में दबा दें हरी खाद के रूप में, तो यह खरपतवार उस मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगी, वहां हरी खाद का निर्माण करेगी, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेगी और मिट्टी में सड़ के गल के यह खरपतवार हरी खाद के रूप में मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। साथ ही कुछ खरपतवारों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। औषधीय गुण हम यहां बात करते हैं, खरपतवारों का उपयोग प्राचीन काल से ही मानव स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए या कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं गोखरू। गोखरू नर प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के काम में लिया जाता है। बथुआ जो विटामिन ए से भरपूर होता है और रतौंधी रोग के उपचार में सहायक होता है। लेमन घास। लेमन घास एक दूब घास के जैसा पौधा होता है, दूब घास से थोड़ा बड़ा होता है। साथ ही लेमन घास का उपयोग, लेमन घास की पत्तियों से, बीजों से निकलने वाला जो तेलीय पदार्थ होता है उसका उपयोग कीटों को, मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार यह खरपतवार हमारे लिए सहायक भी होती है। साथ ही इनका कुछ आर्थिक महत्व भी होता है। आर्थिक महत्व खरपतवारों के द्वारा हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा लेमन घास का। वर्तमान समय में जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो मच्छर मक्खियों को भगाने के काम में लिए जाते हैं, अगरबत्ती, धूप इत्यादि बनाने के काम में लिए जाते हैं, उन सभी में एक विशेष गंध, खुशबू जो लेमन यानी नींबू की गंध का एहसास कराती है, वह लेमन घास के द्वारा होती है। इसी लेमन घास से निकलने वाले तेलीय पदार्थों का उपयोग औषध, ये हमारे सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। साथ ही हम सभी परिचित हैं कांस, जिसे हम कूचा कहते हैं हमारे मारवाड़ी लोकल लैंग्वेज में। इसका उपयोग कई प्रकार की कुर्सियां, मुड्डे, फर्नीचर, घर की छतें, टोकरियां इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो
खरपतवारों से हमें आर्थिक महत्व, आर्थिक लाभ, रुपए पैसे का लाभ भी हो सकता है। साथ ही कुछ खरपतवार सजावट के काम में भी आती है, सजावट के रूप में। हम यहां बात करते हैं, एक खरपतवार है लैंटाना कैमरा। लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमरा एक ऐसी खरपतवार है जिसके ऊपर रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये रंग बिरंगे फूल इस पर बने हुए रहते हैं और रंग बिरंगे फूलों के कारण यह खरपतवार जिस स्थान पर लगाई जाती है वहां ये देखने में सुंदर लगती है, सजावट का कार्य करती है। साथ ही यदि हमारे आसपास जलीय स्थान है तो जलीय स्थानों पर हम काम में लेते हैं जलकुंभी। इस पर नीले फूल आते हैं और ये नीले फूल के कारण वो जलीय स्थान जहां जल भरा हुआ है वह जलीय स्थान देखने में सुंदर प्रतीत होता है। अन्य महत्वों की बात करते हैं। अन्य महत्वों में खरपतवारों के कई और अधिक महत्व आते हैं। जैसे हम खरपतवार को चारे के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में खरपतवारों को जो हमारे खेतों में घास फूस चारे के रूप में उग जाती है उसका उपयोग हम पशुओं को खिलाने के रूप में करते हैं, हरे चारे के रूप में करते हैं जो पशुओं के लिए पौष्टिक होता है। इस प्रकार खरपतवार सदैव हानि नहीं पहुंचाती है, कुछ लाभ भी पहुंचाती है। जैसे मृदा संरक्षण में सहायक होती है, मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, मिट्टी को सुधारने का कार्य करती है हरी खाद के रूप में। खरपतवारों में कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जैसे गोखरू है, बथुआ है, लेमन घास है। साथ ही खरपतवारों का आर्थिक महत्व भी होता है, जैसे कांस जो कई प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, टोकरियां बनाने के काम में ली जाती है, और लेमन घास। सजावट के रूप में खरपतवारों का उपयोग लैंटाना कैमरा जो एक खरपतवार है जिस पर रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, जलकुंभी जहां जल भरा रहता है उन स्थानों पर नीले रंग के फूल उत्पन्न होते हैं, और पशुओं के चारे के रूप में। ये है खरपतवारों से होने वाले लाभ। लाभ तो हुए खरपतवारों से, लेकिन खरपतवार जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था, खरपतवार वह अवांछनीय पौधा होता है जो फसलों को लाभ के स्थान पर सदैव हानि ही पहुंचाता है और किसी भी स्थान पर बिना बोए उग भी जाता है। तो इसी संदर्भ में खरपतवारों से होने वाली जो हानि है उन हानियों के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो खरपतवारों से होने वाली हानियां, तो इन खरपतवारों से होने वाली हानियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, खरपतवार हमेशा फसलों पर, यह सबसे मुख्य चीज है, फसलों पर विपरीत प्रभाव ही डालेगी। विपरीत प्रभाव से संबंध है फसल जो अपना जीवन चक्र पानी, वायु, सूर्य के प्रकाश और मिट्टी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों से पूरा करती है। हमारे खेत में लगाए जाने वाले फसलों के पौधे पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा और पोषक तत्वों के द्वारा जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इन सभी से अपना जीवन चक्र पूरा करती है। और यही खरपतवार हमारी फसलों से इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी तत्वों पर प्रतिस्पर्धा करती है फसलों से। खरपतवार अत्यधिक पानी को ग्रहण करती है, कारण हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी जड़ें अत्यधिक लंबी होती है। खरपतवार की पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र जो दिन में भी रात में भी किसी भी प्रकार से खुल सकते हैं, और मुख्य रूप से वायु अत्यधिक फैलने के कारण, अपना घनत्व बढ़ाने के कारण ये वायु में से ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश को खरपतवार का पौधा अत्यधिक जल्दी से जल्दी वृद्धि करता है, जिससे वह अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सकता है। और खरपतवारों की जड़ें अत्यधिक गहरी होने के कारण मृदा में पाए जाने वाले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जिनकी संख्या है 17, इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को खरपतवार के पौधे अपनी जड़ों की सहायता से अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और जल्दी से जल्दी वृद्धि करते हैं। इसीलिए खरपतवार फसलों को सदैव हानि ही पहुंचाती है। साथ ही हम यहां पर एक मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, नंबर 2, खरपतवार
फसल उत्पादों की गुणवत्ता में, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी ला देती है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, यदि सरसों के बीजों के साथ साथ सत्यानाशी के बीजों को मिला दिया जाए और सत्यानाशी के बीजों से निकलने वाला तेल यदि सरसों में मिल जाए तो सरसों के तेल में एक विशेष गंध उत्पन्न हो जाती है। सरसों के तेल का सेवन करने से मनुष्य में ड्रॉप्सी, आंखों का अंधापन नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस तेल को, उस ब्रांड को, उस कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट को लोग खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। साथ ही खरपतवार पशु स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। कुछ जंगली खरपतवार जैसे जंगली प्याज, जंगली लहसुन इत्यादि खरपतवारों का सेवन करने से, इनकी पत्तियों का सेवन करने से पशुओं के दूध में एक विशेष गंध उत्पन्न हो जाती है, एक विशेष स्वाद आ जाता है, जो कि पीने में या उपयोग में लेने पर अलग प्रकार का प्रतीत होता है, काफी गंदा विषैला प्रतीत होता है। इसीलिए इन उत्पादों पर या पशु के स्वास्थ्य पर खरपतवारों से विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे आसपास बारिश के मौसम में लगने वाली बरू, जो कि हमारे बाजरे की मुख्य खरपतवार है, यदि बरू के पौधे को अंकुरण के समय, अंकुरण या छोटी अवस्था में, यदि बरू के पौधे का छोटी अवस्था में कल्ले निकलते समय, अंकुरण के बाद कल्ले निकलते समय यदि इस बरू को पशु सेवन करे, इस बरू का पशु सेवन करे तो पशु के पेट में कई विषैली गैसें बनती है और पशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिस स्थान पर खरपतवार उगती है उस स्थान की भूमि के मूल्य में गिरावट आ जाती है। भूमि के मूल्य में गिरावट आना, किसान हमेशा अपना खेत साफ सुथरी और उपजाऊ भूमि पर बनाना चाहेगा, जिससे फसल उत्पादन उसे अधिक मात्रा में प्राप्त हो। यदि किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक खरपतवारों का प्रभाव है, खरपतवारें उगी हुई है, तो वह खरपतवार उस भूमि को देखने में बंजर बनाएगी, उस भूमि के पोषक तत्वों की मात्रा को कम कर देगी और वह जगह देखने में एक जंगल के जैसी प्रतीत होगी, जिसके कारण उस भूमि के मूल्य की गिरावट आ जाती है। उस भूमि को खरीदना कोई किसान पसंद नहीं करता है, नहीं वहां पे फसल लगाना चाहता है। साथ ही खरपतवार मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि कई खरपतवारें होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा सत्यानाशी, इसके तेल का सेवन करने से इससे मनुष्य में ड्रॉप्सी यानी अंधापन नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास की पत्तियों के संपर्क में आने से त्वचा पर एलर्जी, जलन उत्पन्न हो जाती है। साथ ही एक खरपतवार जैसे जंगली चौलाई के परागकण मनुष्य में श्वसन रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो खरपतवारों का मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खरपतवार भूमि के मूल्य में गिरावट ले आती है। खरपतवार से पशु के स्वास्थ्य पर और पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे जंगली प्याज और जंगली लहसुन से दूध में एक विशेष दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। बरू का सेवन करने से पशु के पेट में
जब कल्ले निकल रहे अंकुरण के बाद या फिर छोटी अवस्था में, तो पशु के पेट में विषैली गैसें उत्पन्न हो जाती है। फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, यदि सरसों के तेल के साथ सत्यानाशी का तेल या बीजों का तेल मिला दिया जाए तो सत्यानाशी के कारण सरसों का सेवन करने से हमारे शरीर में ड्रॉप्सी रोग होगा और ऐसे तेल को या ऐसे उत्पाद को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करेगा, जिससे फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आएगी। साथ ही फसलों पर खरपतवार सदैव विपरीत प्रभाव डालती है, कारण फसलों और खरपतवारों में हमेशा सदैव प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। वह रहती है मिट्टी में पाए जाने वाले पानी पर, वायु पर, सूर्य के प्रकाश पर और पोषक तत्वों पर, और इन सभी में खरपतवार सबसे श्रेष्ठ होती है, जिनकी विशेषता हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके कारण इन सभी बिंदुओं के आधार पर खरपतवार हमेशा फसलों पर विपरीत प्रभाव ही डालती है। अब हम आगे बात करते हैं। कुछ ही खरपतवारें, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, विशेष रोग एवं कीटों को शरण देती है, रोगों व कीटों को भी शरण देती है, जिससे वह रोग या कीट फसल को काटने के बाद अगले साल पुनः हमारे खेत में उग जाते हैं। जैसे हम यहां पर एक बात कर रहे हैं, अभी हमने लिखा लैंटाना कैमरा। लैंटाना कैमरा नामक खरपतवार कपास के बोल वर्म कीट को शरण देती है। कपास एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे अधिक कीटों का प्रकोप होता है, सबसे अधिक रुपया पैसा यानी नकदी फसलों में सबसे श्रेष्ठ फसल होती है कपास, जिस पर सबसे ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है। और कपास में लगने वाला एक मुख्य कीट है बोल वर्म। कपास का जो फल होता है उस फल के अंदर रुई लगती है, उसे हम कहते हैं बोल, और बोल को खाने वाला कीड़ा होता है, लट होती है, उसे कहते हैं बोल वर्म। तो कपास की फसल को काटने के बाद उस फसल में लगने वाला कपास का बोल वर्म लैंटाना कैमरा नामक खरपतवार में छुप जाता है। साथ ही इसी श्रेणी में हम आगे बात करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे जंगली जई जो एक खरपतवार है, इस जंगली जई के ऊपर हमारे गेहूं में या फिर जौ में लगने वाला, गेहूं या जौ में लगने वाला तना रोली का रोग कारक, तना रोली रोग का रोग कारक जो कि एक विशेष प्रकार का कवक होता है। यह कवक गेहूं की फसल जो रबी में लगती है, जौ की फसल जो रबी में लगती है, उसे काटने के बाद जंगली जई खरीफ ऋतु में लगने वाली खरपतवार पर छुपा रहता है और अगले साल पुनः हमारे खेत को रोग ग्रसित करता है। तो खरपतवारों के द्वारा होने वाली हानियां, खरपतवारों के द्वारा होने वाले लाभ निम्न प्रकार से हैं। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो एक विशेष शब्द यहां आता है, खरपतवारों का गुणन एवं विस्तार। खरपतवारों का गुणन का मतलब है यहां खरपतवारों का प्रजनन, और विस्तार का मतलब है इनका फैलाव, एक खेत से दूसरे खेत में फैलना। तो खरपतवारों के गुणन यानी इनके प्रजनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि खरपतवारों का गुणन या प्रजनन होता है बीजों के द्वारा या फिर इनके वानस्पतिक भागों के द्वारा, जिसके उदाहरण हमने हमारे पिछली क्लासों में पढ़े। फिर एक शब्द आता है अगला, खरपतवारों का विस्तार या फैलाव। हमारे खेत में पाई जाने वाली खरपतवार दूसरे खेतों तक कैसे फैलेगी, या हमारे पड़ोस के जो खेत हैं उनमें लगने वाली विशेष खरपतवार हमारे खेत में कैसे आ जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका फैलाव यानी विस्तार कैसे होता है। तो हम यह बात करते हैं, खरपतवार हमेशा वायु के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा आंख, जिसे हम आंकड़ा कहते हैं, उसके बीज हल्के होते हैं और हवा के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे हमने एक शब्द पढ़ा था सेंसर मैकेनिज्म, जो सत्यानाशी की फलियों में यानी उसके बीजों में पाया जाता है।
फिर जल के द्वारा, तो जल के द्वारा हम खेत में कई हमारे नालियां बनाते हैं, कूड़ क्यारी सिंचाई विधि जब हम काम में लेते हैं, नालियां बनाते हैं, तो एक स्थान पर लगी हुई खरपतवार के बीज पकने के बाद जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पशु मनुष्य के शरीर पर चिपककर कांटेदार खरपतवारों के बीज या ऐसे बीज जिन पर कांटे हुकनुमा संरचना बनी रहती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं पशुओं के शरीर पर, बालों पर, त्वचा पर चिपक कर। खेत में काम में आने वाली मशीनों पर, जैसे हमने हमारे खेत में ट्रैक्टर या कोई मशीन काम में ली और उस मशीन के टायरों पर, ट्रॉली पर या हल के अंदर कुछ खरपतवारों के वानस्पतिक भाग अटक गए या चिपक गए, तो वह एक मशीन से दूसरे खेत में, हमारे एक खेत से दूसरे खेत में इन मशीनों की सहायता से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार खरपतवारों का विस्तार होता है, इस प्रकार खरपतवारों का गुणन एवं प्रजनन होता है, जिनके बारे में हम पहले विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब जो सबसे मुख्य बिंदु आता है वह है हमारा कि किसी भी स्थान पर खरपतवार उग तो गई, काफी विशेषता है इनमें और खरपतवारें उग भी गई, लेकिन इन उगी हुई खरपतवारों का नियंत्रण यानी इनकी रोकथाम कैसे करें। खरपतवारों का नियंत्रण करने से पहले हमें खरपतवार के सभी गुणों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे वह खरपतवार बीजों से उगती है या वानस्पतिक भागों से उगती है, वह खरपतवार चौड़ी पत्ती वाली है, सकरी पत्ती वाली है, रेगिस्तानी है या पानी के अंदर उगने वाली है। ऐसे खरपतवारों के बारे में हमें कई प्रकार की बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब हम उनका सही प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। और खरपतवारों का नियंत्रण करते समय हम विभिन्न प्रकार के चरण यानी विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को अपनाते हैं। जैसे खरपतवार नियंत्रण की हम यहाँ पहली विधि पढ़ने जा रहे हैं, हमारे विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियाओं के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करना। सस्य क्रियाएं खेत में फसल से संबंधित, फसल उत्पादन से, फसल से संबंधित की जाने वाली क्रियाओं को हम सस्य क्रिया कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी सस्य क्रियाएं जो फसलों से संबंधित है और वह हमारी खरपतवारों के प्रभाव को कम करेगी और फसल उत्पादन को बढ़ाएगी। तो सबसे पहले हम यहां बात करने जा रहे हैं उत्तम प्रकार की फसल जाति का चुनाव करें। जब कभी भी खेत में फसल लगानी है और हमें पता है हमारे खेत में खरपतवारों का यानी जंगली पेड़ पौधों का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो सदैव ऐसी फसल जाति का यानी ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जो कम से कम समय में जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए और अपने विशेष प्रभाव के द्वारा खरपतवारों को नष्ट कर दे। और ऐसा गुण पाया जाता है मुख्य रूप से दलहनी फसलों में। तो कभी भी यदि खेत में आपको जहां खरपतवारों का अधिक प्रभाव है, सामान्य खेतों की बात नहीं कर रहे, जहां खरपतवारों का अधिक प्रभाव है वहां हमें सदैव दलहनी कुल की फसलों का चुनाव करना चाहिए। जैसे मूंग मोठ है, गंवार है, रेंजका या बरसीम है। तो ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे तो यह खरपतवारों की अपेक्षा जल्दी से जल्दी वृद्धि करेगी और जीवन चक्र भी कम समय में पूरा कर लेगी और खरपतवारों का इन फसलों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विशेष जाति की फसलों का चुनाव करना चाहिए। अगला बिंदु हम बात करते हैं खरपतवारों को बोने की तिथि। फसलों को बोने की तिथि। यदि खेत में खरपतवारों के प्रकोप को कम करना है, तो जैसे एक उदाहरण की हम बात करते हैं, खरीफ ऋतु की फसलों को लगाया जाता है मुख्य रूप से 15 जून से 15 जुलाई और ये मौसम रहता है बारिश का। यदि
इस ऋतु में खरपतवारों का प्रभाव भी आप सभी को पता है अधिक होता है। तो यदि हमें खरीफ ऋतु में लगने वाली खरपतवारों के प्रभाव को कम करना है तो फसलों को, खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को अपने समय से कुछ पहले, लगभग 1 जून तक ही बुआई कर देनी चाहिए। बुआई इनकी कर देनी चाहिए 1 जून तक। तो 15 दिन का समय फसलों को अंकुरित होने में, वृद्धि करने में, बड़ा होने में और अपनी क्रांतिक अवस्था तक आने में लग जाता है। और जब बारिश होती है तो खरपतवारों का अंकुरण होता है। उससे पहले पहले हमारी फसल, जिसे हमने 15 जून की बजाय 1 जून को ही बुआई कर दी है, तो 15 दिन पहले हमारी फसल बड़ी हो जाती है और इस पर खरपतवारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। लगातार खरपतवारों की कटाई छटाई करना। लगातार यदि किसी खरपतवार के पौधे की कटाई छटाई करते रहते हैं तो उस खरपतवार के पौधे पर सही प्रकार से पत्तियां नहीं बन पाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे वह खरपतवार सही प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाती है और फसलों से प्रतिस्पर्धा में हार जाती है। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। खरपतवार नियंत्रण में सस्य क्रियाओं में सबसे मुख्य बिंदु आता है फसल चक्र। कुछ खरपतवारें विशेष फसल के खेत में ही उगती है, जैसे बाजरे में मुख्य रूप से बरू, रिंजके में मुख्य रूप से अमरबेल, सरसों या तंबाकू में ओरोबंकी, गेहूं में गेहूंसा है, धान में जंगली धान या सांवा है। तो यदि हम फसल चक्र की बात करते हैं, एक निश्चित स्थान पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कुल की फसलों को बोना, एक निश्चित स्थान पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कुल की फसलों को बोना कहलाता है फसल चक्र। जैसे यदि इस वर्ष आपने खरीफ में बाजरे की फसल लगाई है तो अगले वर्ष, ठीक है, बाजरे के स्थान पर आपको अन्य दूसरी कुल की फसल का चुनाव करना है। उस खेत में बाजरा नहीं बोना है, जिससे बरू वहां नहीं उगेगी। साथ ही खरपतवार नियंत्रण के अगले चरण में जब हम चलते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हमें यहां अंतरासस्यीय क्रियाएं अपनानी चाहिए। अंतरासस्यीय क्रियाओं का मतलब देखिए क्या होता है। हमने हमारे खेत में इस लाइन में, इस पंक्ति में फसल लगाई और फसल लगाने के बाद फसल के मध्य जो रिक्त स्थान है, यह रिक्त स्थान खरपतवारों को उगने के लिए, खरपतवारों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो फसल की 2 लाइनों के मध्य बचे हुए रिक्त स्थान पर कोई अतिरिक्त फसल लगा दें, जिससे खरपतवारों को बढ़ने के लिए खाली यानी रिक्त स्थान ना मिले और खरपतवारों का प्रकोप या प्रभाव हमारे खेत में ना रहे। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ऐसी सस्य क्रियाएं अपनाकर हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे उत्तम प्रकार की फसल जाति का चुनाव करके, बोने की तिथि के यानी फसल को बोने के समय में परिवर्तन करके, खरपतवारों की लगातार समय समय पर कटाई छटाई कर निराई गुड़ाई करके, फसल चक्र अपनाकर और अंतरासस्यीय क्रियाएं अपनाकर। इसी संदर्भ में खरपतवार नियंत्रण की जो हमारी अगली विधि है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो खरपतवार नियंत्रण की अगली विधि में हम पढ़ेंगे नंबर 2, भौतिक यानी यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा। भौतिक यानी यांत्रिक क्रियाओं के संदर्भ में हम पढ़ते हैं खेत में
कृषि यंत्रों की सहायता से या अत्यधिक पानी, अत्यधिक गर्मी की स्थिति उत्पन्न करके खरपतवारों को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमारा पहला बिंदु है नंबर 1, खरपतवारों को हाथों से उखाड़कर। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम खरपतवारों को छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र यानी नर्सरी में छोटे स्थानों पर जहां खरपतवार लगी हुई है वहां हम हाथ से उखाड़ कर भी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, और यह छोटे स्थान पर खरपतवारों को निकालने की, हटाने की सर्वोत्तम विधि है। नंबर 2, निराई गुड़ाई के द्वारा। यदि किसी स्थान पर खरपतवारों का प्रकोप अधिक है तो समय समय पर निराई गुड़ाई करके, खुरपी की सहायता से, पावड़े की सहायता से या ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर या हल की सहायता से हम उस स्थान पर उगी हुई खरपतवारों को समय समय पर हटा सकते हैं, निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और ये हमारी सामान्य भाषा में ननाण से संबंधित शब्द है, जो हम समय समय पर खरपतवारों की निराई गुड़ाई करके उसे नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की भौतिक और यांत्रिक विधियों के नियंत्रण चरण में हमारा जो अगला पॉइंट दिया हुआ है वो है हमारे कृषण क्रियाएं अपनाकर। खेत में फसल को बोने से पहले खेत की सही प्रकार से गहरी जुताई करें। गहरी जुताई खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। खेत में पाए जाने वाले खरपतवारों के अवशेषों को, लकड़ियों को, टहनियों को, जड़ों के तने के टुकड़ों को सही प्रकार से वहां से हटाएं और जलाकर नष्ट कर दें। समय समय पर निराई गुड़ाई का कार्य करते रहें। इस प्रकार हम खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही कई खरपतवार ऐसी होती है जिन्हें हम जलाकर, रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगी हुई खरपतवार है, सूखी खरपतवार है, उन्हें जलाकर हम उस स्थान से पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। यदि हमारे आसपास नहरी क्षेत्र है, पानी भरकर नहरी क्षेत्रों में यदि किसी स्थान पर खरपतवारों का प्रकोप अधिक है और उस स्थान के पास ही नहरी क्षेत्र है, पानी अधिक मात्रा में है, तो हम हमारे खेत की मेड़बंदी करके उस खेत में पानी भर सकते हैं और यह पानी 15 से 20 दिनों तक खेत में भरा रहने दीजिए। यदि किसी स्थान की मिट्टी में 15 से 20 दिन तक पानी भरा रहेगा तो उस स्थान की मिट्टी में पाए जाने वाली खरपतवार, उसके बीज, उसके अवशेष पानी अत्यधिक भरे रहने के कारण वहां उसी मिट्टी में गलकर, सड़कर नष्ट हो जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। इसी संदर्भ में सबसे मुख्य बिंदु की हम बात करते हैं, वह मुख्य बिंदु दिया हुआ है पलवार यानी मल्चिंग के द्वारा। यदि किसी स्थान की मृदा में आवश्यकता से अधिक खरपतवार लगते हैं, किसी खेत में आवश्यकता से अधिक खरपतवार हैं, तो हम यहाँ एक विधि अपनाने जा रहे हैं। भौतिक यांत्रिक विधि है हमारी। इस यांत्रिक विधि में देखिए क्या है, यह वह स्थान है जहां हमने फसल लगाई है। फसल हमारे खेत का यह वह स्थान है जहां हमने फसल लगा रखी है 3 पंक्तियों में, 1, 2 और 3। फसल लगाने के बाद इस फसल की लाइनों के, पंक्तियों के बीच की वह जगह जहां हमने किसी भी तरह की फसल नहीं लगा रखी है, इस स्थान को, इन फसलों की पंक्तियों के बीच का ये जो स्थान है, इस स्थान को कृत्रिम आवरण, प्लास्टिक के तिरपाल, प्लास्टिक की शीट, पेड़ पौधों की कटी हुई पत्तियों के द्वारा फसल की 2 पंक्तियों के बीच का स्थान है, यदि उसे ढक दिया जाए तो उस स्थान पर नहीं तो सूर्य का प्रकाश जा पाएगा, उस स्थान पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और
उस स्थान पर पाई जाने वाली जितनी भी खरपतवार है वो अपने आप स्वतः ही अंदर उस कृत्रिम आवरण के नीचे दबकर नष्ट हो जाएगी। तो फसलों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को कृत्रिम आवरण से ढक देना पलवार यानी मल्चिंग कहलाता है। यह उस स्थान की मिट्टी में पाए जाने वाले पानी के बचाव के रूप में भी कार्य में लिया जाता है, साथ ही उस स्थान पर उगने वाली खरपतवारों को भी नष्ट करता है, यानी जल का संरक्षण करती है, साथ ही खरपतवारों को नष्ट करती है पलवार विधि। तो ये है हमारी भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, हाथों से खरपतवारों को उखाड़कर, निराई गुड़ाई के द्वारा, कृषि क्रियाओं के द्वारा, जलाकर, पानी भरकर, पलवार और मल्चिंग के द्वारा। ठीक है।